एक बात बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि जिंदगी हमेशा उसके साथ ही खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। कोई कभी कभी जिंदगी के संघर्षों से बिखर जाता है हार कर, और वहीं कोई संघर्ष करके निखर जाता है, और हमें निखरने वाला व्यक्ति बनना है। इन्हीं विचारों के साथ मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कंपटीशन कम्युनिटी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में वंशों के बारे में कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से राजवंश से। मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंशों में से एक राजवंश है जिसका नाम है चंदेल वंश, और चंदेल वंश आज भी मध्य प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मध्य प्रदेश में चंदेल वंश, इन्हें कहीं कहीं चंद्रवंशी भी कहा जाता है। इसकी स्थापना नन्नुक के द्वारा की गई थी। इन्होंने लगभग 800 ईस्वी पूर्व में इस वंश की स्थापना की थी। इस वंश की स्थापना नन्नुक के द्वारा की गई थी। बात करते सामंत की, तो ये किनके सामंत थे? तो चंदेलों को प्रतिहार राजाओं के सामंत माना जाता है। इसके अलावा चंदेल वंश ने अपनी राजधानी खजुराहो में बनाई थी, और खजुराहो जो है इसे पुराने समय में खजूर वाहक के नाम से जाना जाता था। कहा जाता था कि खजुराहो में बहुत सारे खजूर के पेड़ लगे होते थे, और इस कारण से इसे खजूर वाहक के नाम से भी जाना जाता था। नन्नुक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चंदेल वंश के शासकों के द्वारा जो सबसे बड़ी धरोहर हमें दी गई वो थे खजुराहो के मंदिर। चंदेल वंश के शासकों ने 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य में लगभग 85 मंदिरों का निर्माण करवाया। इन 85 मंदिरों में से हमें वर्तमान में 22 मंदिर दिखाई देते हैं जो कि शेष बचे हुए हैं। चंदेल वंश के बहुत सारे प्रमुख राजा हुए, जिनमें से एक राजा थे जिनका नाम था जय शक्ति, और जय शक्ति के नाम पर ही बुंदेलखंड का नाम जेजाक भुक्ति रखा गया। बात करते हैं चंदेल वंश के प्रमुख शासकों की। नन्नुक, वाकपति, जय शक्ति। अन्य शासक हैं यशोवर्मन, धंगदेव, गंगदेव, विद्याधर और परमार्दी देव। देखिए आपको क्या याद रखना है इसमें से और क्या चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जो जय शक्ति है, इनके नाम पर ही बुंदेलखंड का नाम जेजाक भुक्ति रखा गया है, क्योंकि इन्हीं का नाम जो था वो जेचाक था। इसके अलावा जो वाकपति है, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और प्रतापी शासक भी हुए हैं। नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना की। यशोवर्मन बहुत ही ज्यादा प्रतापी शासक हुए हैं, और इनके हिमालय से लेकर बंगाल विजय तक के पूरे साक्ष्य जो है वो खजुराहो के शिलालेख से प्राप्त होते हैं। परमार्दी देव अर्थात राजा परमाल इस वंश के अंतिम शासक रहे हैं, और इस वंश के बाकी जो अन्य शासक बचते हैं वो है धंगदेव, गंगदेव और विद्याधर। इन सारे राजाओं ने खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया। ये है खजुराहो के मंदिर, और खजुराहो जो है वो कला संस्कृति का प्रतीक माना जाता है मध्य प्रदेश में। इसके साथ ही साथ में इसे यूनेस्को ने सबसे पहले विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल करके रखा है। इसके अलावा यहाँ पर कुल 85 मंदिर बनवाए गए थे, जिसमें से अभी 22 मंदिर शेष बचे हुए हैं। इन मंदिरों को 3 समूहों में बांटा गया है। ये 3 समूह कौन कौन से हैं? देखिए जो मंदिर है ना, इन्हें 3 समूह में बांट दिया गया है। एक समूह है हमारा दक्षिणी समूह, दूसरा है हमारा पूर्वी समूह, और तीसरा है हमारा पश्चिमी समूह। इन समूहों को हम बाद में देखेंगे, जब हम पर्यटन पढ़ेंगे उस समय मंदिर के बारे में हम डिटेल देख लेंगे। अभी सिर्फ नाम देखते चलते हैं। ये लक्ष्मण मंदिर है जो कि चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा बनवाया गया। इस मंदिर में पैर के पास रखी हुई एक चंद्रशिला बहुत ज्यादा फेमस है, और इस मंदिर के द्वार पे बना हुआ मकर तोरण बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कंदरिया महादेव मंदिर, यह खजुराहो का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा मंदिर है। इसके अलावा यह अपनी एक विशेषता रखता है। ये मंदिर जो है बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे मंदिरों के भागों में बटा हुआ है। चित्रगुप्त मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर जो है वो भगवान सूर्य को समर्पित है। यहाँ पर चित्रगुप्त जी की भी एक प्रतिमा रखी हुई है, परंतु किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान सूर्य को समर्पित यह मंदिर है। पार्श्वनाथ मंदिर, यह मंदिर अपनी कलाकृति के लिए जाना जाता है। यह मंदिर जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। इसके अलावा जो एक और मंदिर है जिसका नाम है आदिनाथ मंदिर, यह भी जैन धर्म से ही संबंधित है।
तो नेक्स्ट है आदिनाथ मंदिर, यह भी जैन धर्म से संबंधित है। 64 योगिनी मंदिर जो है वो सबसे ज्यादा पुराना मंदिर है खजुराहो का, और यह मंदिर, इसका निर्माण ग्रेनाइट पत्थरों से हुआ है। आपके दिमाग में चीजें होनी चाहिए। और बाकी जो जितने भी मंदिर है वो सारे बलुआ पत्थर से निर्मित किए गए हैं। एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट पत्थरों से बना है, वो है 64 योगिनी मंदिर। चतुर्भुज मंदिर जो है वो बहुत ज्यादा फेमस मंदिर है। ये जो चतुर्भुज मंदिर है ना, यहाँ पे भगवान की प्रतिमा, भगवान विष्णु की प्रतिमा बनी हुई है। दूल्हादेव मंदिर की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कामुक मूर्तियां हमें दिखाई देती हैं खजुराहो के अंतर्गत, तो दूल्हादेव मंदिर इस कारण से प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। इस वंश का एक प्रमुख शासक है जिसका नाम है धारावर्ष। ये बहुत ज्यादा प्रतापी माना जाते थे। और इसके साथ में एक और शासक है जिनका नाम है अमोघ वर्ष। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा? तो दंती दुर्ग जी के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई। यहाँ के दो शासक, एक का नाम था धारावर्ष जिन्हें ध्रुव वर्ष भी कहा जाता है, और एक है जिनका नाम है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष जो है उन्होंने पंपा नदी के किनारे अपने जीवन का त्याग कर लिया था, समाधि ग्रहण कर ली थी। अगले वंश की तरफ आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में मालवा का परमार वंश, मालवा का परमार वंश इस कारण से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मालवा के राजा भोज जो हैं उन्हीं के कारण ही भोपाल का नाम भोपाल रखा गया, और धार को हमें भोज नगरी के नाम से भी जानते हैं। देखिए ये लोगो था परमार वंश के शासकों का। तो परमार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सियक के द्वारा परमार वंश की स्थापना की गई थी। इन सियक को ही कृष्ण राज के नाम से जाना जाता था, और कृष्ण राज को ही हम उपेंद्र राज के नाम से जानते हैं, उपेंद्र राज। तो कृष्ण राज, उपेंद्र राज, सियक जो है वो एक ही बंदा है, और इसने स्थापना की मालवा के परमार वंश की। राजधानी की बात करें, इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी दो राजधानियां दिखाई देती हैं। पहली जो परमार वंश की राजधानी थी वो थी उज्जैन, और दूसरी जो इन्होंने राजधानी बनाई वो थी धार। लेकिन उज्जैन से इस राजधानी को धार में परिवर्तन किसने किया? तो राजधानी परिवर्तित करने का श्रेय इस वंश के शासक बैरी सिंह द्वितीय को जाता है। प्रमुख शासकों की हम बात करेंगे तो परमार वंश के प्रमुख शासक रहे हैं कृष्ण राज, उपेंद्र राज, सियक, तीनों एक ही है, एक बात याद रखनी है। फिर आते हैं वाकपति मुंज। वाकपति मुंज अत्यधिक प्रतापी शासक रहे हैं। इन्होंने धार में मुंज सागर झील का निर्माण भी करवाया था। बैरी सिंह द्वितीय वह शासक रहे हैं जिन्होंने राजधानी को उज्जैन से धार परिवर्तित किया था। राजा भोज सबसे प्रतापी शासक रहे हैं इस वंश के, और महलक देव इस वंश के अंतिम शासक रहे हैं। बात कर लेते हैं राजा भोज की, तो राजा भोज का सीधा संबंध हमारे धार भोपाल वाले क्षेत्र से है। राजा भोज ने भोपाल में भोजपुर नामक एक शहर की स्थापना की। इसके अलावा भोजपुर का शिव मंदिर बनवाया। इसके अलावा धार में भोजपुर का संस्कृत विश्वविद्यालय बनवाया, या फिर भोजशाला का निर्माण कराया, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। अब फोटो देखते चलते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं। सबसे पहले जो मुंज सागर झील है ये वही है जो कि वाकपति मुंज जी के द्वारा बनवाई गई थी। किस जिले में स्थित है? तो झार जिले में स्थित है मुंज सागर झील। ये है राजा भोज, और राजा भोज ये कहां पर स्थित है ये वाली मूर्ति? तो ये है भोजताल के अंतर्गत, जो कि भोपाल के अंतर्गत आता है, जिसे भोपाल का बड़ा तालाब भी कहा जाता है ना। नेक्स्ट है भोजपुर का शिव मंदिर। भोजपुर का शिव मंदिर उत्तर भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थित है यहाँ पर। कैसे आपको देखना, देखिए अगर आप भोजपुर के शिव मंदिर को गौर से देख रहे होंगे तो यहाँ पे जो इतना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर शिवलिंग स्थित है। तो सबसे बड़ा जो उत्तर भारत का शिवलिंग है वो है भोजपुर का शिवलिंग। तो भोपाल के पास में यह स्थित है, भोजपुर के अंतर्गत। फिर है ये भोजताल, जिसकी बात कर रहे थे हम कि राजा भोज ने इसकी स्थापना करवाई थी, इसका निर्माण करवाया था। इसे हम भोपाल के बड़े तालाब के नाम से भी यहाँ पर बोटिंग भी शुरू हो गई है। फिर बात करते हैं भोजशाला की। तो जो ये भोजशाला है ये राजा भोज के द्वारा बनवाई गई थी, और इस भोजशाला में संस्कृत अध्ययन किया जाता था, क्योंकि राजा भोज जितने ज्यादा प्रतापी शासक रहे हैं उससे कहीं ज्यादा विद्वान शासक भी रहे हैं। तो ये चाहते थे कि इनके क्षेत्र में अत्यधिक विद्वान पैदा हो और ज्यादा से ज्यादा लोग अध्ययन कर सके। इस कारण से इन्होंने संस्कृत अध्ययन के लिए एक भोजशाला नामक जगह का निर्माण करवाया था।
एक इन्होंने सरस्वती मंदिर बनवाया था जिसे वाग देवी मंदिर कहा जाता है और इसके अंतर्गत वाग देवी की प्रतिमा रखी हुई थी। और ये जो प्रतिमा आपको आज दिखाई दे रही है ना, ये अभी वर्तमान में धार जिले में स्थित नहीं है, बल्कि इस प्रतिमा को मेजर किनकेट जो है अपने साथ लंदन लेके जा चुके हैं। तो ये प्रतिमा अभी नहीं है। अभी वाग देवी का जो मंदिर है वहां पर केवल एक पोस्टर की पूजा की जाती है। मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश। कलचुरी वंश इस कारण से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़े क्षेत्र में यह फैला हुआ था। इस वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कलचुरी वंश की बात करते हैं तो ये दो भागों में बटा हुआ है। एक हो जाते हैं महिष्मती के कलचुरी और दूसरे हो जाते हैं त्रिपुरी के कलचुरी। तो हमें बात करनी है कलचुरी त्रिपुरी वाले की। त्रिपुरी क्योंकि किससे संबंधित है? जबलपुर से संबंधित है, अर्थात तेवर से संबंधित है। तो हमें इसके बारे में बात करनी है। महिष्मती की कलचुरी की बात करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा समय पहले थे। महिष्मती शाखा की बात करते हैं तो इस शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह स्थापना की गई थी कृष्णराज जी के द्वारा। इसके अलावा जब बात करते त्रिपुरी शाखा की तो त्रिपुरी की शाखा की स्थापना कोक्कल के द्वारा की गई थी और हमारा संबंध सीधे सीधे कोक्कल से है क्योंकि ये जो है ये 500 ईस्वी की बात है और ये 84 ईस्वी की बात है। मतलब लगभग 450 साल का अंतर इन दोनों वंशों के मध्य में रहा है। इसके अलावा यह एक प्राचीन वंश है और यह जो है यह नवीन वंश है। इसकी स्थापना कोक्कल के द्वारा की गई थी। बात कर लेते हैं त्रिपुरी के जो कलचुरी वंश है उसके शासक कौन कौन से रहे हैं जो कि प्रसिद्ध रहे हैं। तो कोक्कल जिसने स्थापना की युवराज देव प्रथम। युवराज देव प्रथम को राजशेखर ने अपनी पुस्तक विदिशाल भंजिका में उज्जैनी भुजंग कहा है। तो राजशेखर जी जो थे, अब ये बंदा कौन है? देखो राजशेखर जो है ना वो एक कवि है जो कि युवराज देव प्रथम के दरबार में रहा करता था और इस कवि ने एक किताब लिखी जिसका नाम था विदिशाल भंजिका। और विदिशाल भंजिका में इसने युवराज देव प्रथम को उज्जैनी भुजंग कहा, मतलब उज्जैनी का नाग कहा कि यहाँ पे जब तक ये बंदा है तब तक कोई और यहाँ पे आक्रमण नहीं कर सकता। राजा कर्ण की बात करते तो राजा कर्ण को मिलने वाली लगातार सफलता के कारण इन्हें हिंद का नेपोलियन भी कहा गया। विजय सिंह इस वंश का अंतिम शासक रहा है और इसके बाद ये जो सत्ता थी इस वंश की संपूर्ण सत्ता चंदेल वंश के हाथों में चली गई और चंदेल वंश के बाद यह सत्ता दिल्ली सल्तनत में जाकर मिल जाती है। चंदेल वंश हम देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में दिल्ली सल्तनत कि दिल्ली सल्तनत से मध्य प्रदेश की चीजें क्या क्या संबंधित हैं, किस किस शासक ने मध्य प्रदेश में आक्रमण किए और किस किस शासक ने मध्य प्रदेश में क्या क्या चीजें निर्मित की। इसके अलावा हम मध्य प्रदेश के गोंड वंश और साथ ही साथ में मध्य प्रदेश में भोपाल की रियासतें, मध्य प्रदेश की अन्य रियासतों के बारे में भी चर्चा करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हमारी वीडियोज आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स।